नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण आज थम गया है। 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रही है। आज चुनावी रण में हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 65.50% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 69.67% वोटिंग सिरमौर जिले में हुई। दूसरे नंबर पर 68.48% वोटिंग के साथ सोलन जिला रहा। सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी 6वें नंबर पर रहा। यहां 65.59% वोटिंग हुई। सबसे कम 62% वोटिंग किन्नौर जिले में हुई। वहीं कई बूथों पर मतदान का समय खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की कतार लगी रही। मतदान के बीच ही हिमाचल कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची। उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि बीजेपी की आईटी सेल ने फेक सर्वे रिपोर्ट सर्कुलेट कर दी है। इसमें हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखा फर्जी लेटर वायरल किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी को ज्यादा और कांग्रेस को कम सीटें मिलने की बात लिखी गई है। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। पूरे हिमाचल में 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और राज्य के करीब 56 लाख मतदाता इनकी किस्मत का फैसला जो है वो कर चुके हैं। इनमें से 28,54,945 पुरुष, 27,37,845 महिलाएं और 38 थर्ड जेंडर के वोटर रहे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और अगर बात करें वोटिंग की तो 2017 में राज्य में 75.57% मतदान हुआ था। यानी अब ये जो मतदान है वो पिछले साल से कुछ कम भी रहा। पाँच बजे तक की जो अप्रोक्सीमेटली जो रिपोर्ट है, जिसको 5 कंपाइल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग करीब 66% मतदान हुआ है। और उसके पश्चात जो है वो क्योंकि बहुत दूर दराज की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ से सूचना आने में थोड़ा विलम्ब होता है, तो इसलिए और फाइनल फिगर्स अभी आएगी जब हम लोग हमारी पोलिंग पार्टीज जो हैं वो रिटर्न करेंगी और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के एग्जैक्टली हम लोग टैबुलेट करेंगे। तो आज रात तक हमें एक अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कितनी पोलिंग परसेंटेज है। एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो हमारे पास कल तक कंपाइल होंगी। में हमने देखा लोग जो पोलिंग पार्टीज थी वो भारी बर्फ में चलकर गए हैं। कितना टफ था? वर यू एबल टू सक्सीड इन इट टू ब्रिंग देम बैक एंड सेंड देम देयर? या ऑफ कोर्स जो वहाँ पे जो भरमौर या दूसरे जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी की वजह से भी काफ़ी वहाँ पे जो है पोलिंग पार्टीज़ को बर्फ़ में जाना पड़ा। लेकिन फिर भी उनका मोराल बहुत अच्छा था, बहुत हाई था और बहुत उन्होंने सक्सेसफुली जो है पोलिंग को कंडक्ट करवाया है। और अभी वो अपनी रिटर्न जर्नी करेंगी और हमारे पास रात तक पहुँचेंगी। ऐसे कितने पोलिंग स्टेशन थे सर जो हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ में? ऑफ कोर्स लाहौल स्पीति में 92 पोलिंग स्टेशंस हैं और पांगी एरिया में हमारे 36 पोलिंग स्टेशंस हैं और किन्नौर में ओवरऑल तो 128 पोलिंग स्टेशंस हैं। तो उसमें से हमारे ओवरऑल करीब 130 पोलिंग स्टेशंस ऐसे थे जो कि स्नो से इफेक्ट हुए होंगे। तो हिमाचल में चुनावी रण जो है वो आज थम गया है। आपको बता दें कि 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दी गई है। आज चुनावी रण की बात करें तो हिमाचल की 68 सीटों पर 65.50% वोटिंग हुई है, यानी कि लगभग 66% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। सबसे कम 62% की वोटिंग किन्नौर जिले में हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी भी 6वें नंबर पर रहा वोटिंग में, यानी कि वोटिंग परसेंट पिछले साल से कुछ कम भी रहा है। और इस बार पिछले बार की अगर बात करें तो 75.57% जो मतदान है वो हुआ था। इस बार प्रत्याशी जो है वो कुछ कम भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दुर्गम रास्तों से चलते हुए मतदान का उत्साह जो देखने को मिला लोगों में वो काफी
बेहतरीन था, क्योंकि दुर्गम रास्तों से होते हुए बस के बीचों बीच से होते हुए रास्ता बना और उसके बाद वहां से जो प्रत्याशी है वो भी आए और साथ ही साथ जो जनता है उन्होंने पूर्ण अपना जो मतदान है वो आज किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो कर दिया है। ईवीएम में उनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज कैद हो चला है और अब 8 दिसंबर को मतगणना के दिन यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। आयोग के पास खुद राजीव शुक्ला पहुंचे, हिमाचल प्रभारी है। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने एक फेक सर्विस सर्कुलेट कर दिया है। चलो, तो हिमाचल में जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला आज हो चुका है और 8 तारीख को मतगणना होगी। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा मतदान रहा वो काबिले तारीफ था, क्योंकि जनता ने अपना पूरा उत्साह इस मतदान में दिखाया और साथ ही साथ दुर्गम रास्तों से होते हुए मतदान जो है वो कर दिया है। इस पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भरत साहनी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, पदम वर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव गांधी जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पदम वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज का जो मतदान रहा, आप क्या समझते हैं किन मुद्दों पर यह मतदान रहा और जितने फीसदी ये मतदान रहा, हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों से लगभग 9 से 10% मतदान कम हुआ है इस बार, क्या कारण आप इसका समझते हैं? पदम वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। भरत साहनी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण जो है वो आज थम गया है। 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रही है। आज चुनावी रण में हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 65.50% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 69.67% वोटिंग सिरमौर जिले में हुई। दूसरे नंबर पर 68.48% वोटिंग के साथ सोलन जिला रहा। सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी 6वें नंबर पर रहा। यहाँ 65.59% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग की बात करें तो 62% वोटिंग किन्नौर जिले में हुई। वहीं कई बूथों पर मतदान का समय खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की कतार जो है वो लगी रही और ऐसे में मतदाताओं के लिए जो समय है वो भी बढ़ाया गया। आपको बता दें कि मतदान के बीच ही हिमाचल कांग्रेस चुनाव आयोग के पास भी पहुंची। उन्होंने शिकायत दी कि बीजेपी की आईटी सेल ने फेक सर्वे रिपोर्ट सर्कुलेट कर दी है। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। पदम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? पदम वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। भरत साहनी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मुस्कान जी, आपकी आवाज आ रही है मुझको? जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ है प्रशासन की बदौलत। अब ये जो चुनाव हुआ ये कई मुद्दों पर रहा और ये भी कहा जा रहा है कि ओपीएस का मुद्दा सबसे अहम रहा है इन चुनावों में। जी, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही शांतिपूर्ण माहौल में हिमाचल प्रदेश में आज चुनाव संपन्न हुए हैं।
इसके लिए प्रशासन को भी बधाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी बधाई। और इस का मुद्दा आपने कहा, पर मुझे लगता है कि हमारे एम्प्लॉइज जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है वह ओपीएस दे सकती है, और जो कांग्रेस है उसका पर्दाफाश हो चुका था, क्योंकि 2 दिन पहले राजस्थान से आए हुए एम्प्लॉइजों ने इनका पूरा चिट्ठा मीडिया के थ्रू सामने रखा। ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी भरत साहनी जी, एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए तो बात एक बार फिर से हिमाचल चुनाव की कर लेते हैं। जिस तरीके से आज हिमाचल में चुनाव संपन्न हो गए हैं और चुनावी रण जो है वो आज पूरे तरीके से हिमाचल में थम गया है। अब 8 तारीख को मतदान, माफ कीजिएगा, 8 तारीख को मतगणना होगी 8 दिसंबर को, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि राज्य में किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण आज थम गया है। 412 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है और ईवीएम भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रही है। आज चुनावी रण में हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर 65.50% मतदान हुआ है। ये जो मतदान है वो पिछले विधानसभा चुनावों से लगभग 10% कम है। इस बार वोटिंग जो है वो 10% कम हुई है। हालांकि अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी भी जो है वो 6ठे नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर 68.48% वोटिंग के साथ सोलन जिला रहा और पहले जिले की बात करें तो सिरमौर जिला रहा जो 69.67% वोटिंग के साथ रहा। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी अपनी बात पूरी करिएगा। भरत साहनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान जी अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि आज जिस तरह से आप ओपीएस की बात कर रही थी, ओपीएस के अंदर हमारे कर्मचारी जान चुके थे कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है वह मैनिफेस्टो झूठ का मैनिफेस्टो था, और राजस्थान के 2-3 दिन पहले यहाँ कर्मचारी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। तो मुझे नहीं लगता है कि ओपीएस जो आप बता रही थी कि ओपीएस की वजह से हमें कुछ डैमेज होगा। हमारे कर्मचारी होने वाली और वो समझ चुके थे कि ओपीएस से हमें ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हमारी जो कर्मचारी हैं वो पूरी बात कांग्रेस की पहचान गए थे कि वह ये वादा पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट जी न्यूज़ का हमारा सोर्स था और उससे पता लगा कि वह भी इस चीज से लेकर नाराज थे कि ओपीएस से इतना आगे कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए था। ठीक है संजीव जी, फिलहाल जिस तरीके से आज चुनाव संपन्न हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरीके का प्रदर्शन रहा? संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी हल्की सी आ रही है जी। संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। आज जिस तरीके से वोटिंग परसेंट जो रहा वो पिछले जो वोटिंग परसेंट था उससे लगभग 10% कम रहा है। किस तरीके से आज कांग्रेस का प्रदर्शन आप देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ आपका इस डिबेट के लिए। बहुत खुशी की बात है कि जनता का जो उत्साह देखा गया है वो बहुत ही कांग्रेस के प्रति रहा है। जिस तरह से कि जो हमारे ग्रुप्स में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हमारे जो प्रभारी जो बाहर से आए, जो अंदर से आए, वो सब लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे कैंप में है। जिस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और सब तरह हर बूथ पे जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और एक उत्साहित जनता ने जो है वो रिस्पांस कांग्रेस के प्रति और उनके जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति दिया है। ठीक है, पदम वर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। किस तरीके से आज के वोटिंग परसेंट को आप देखते हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव रहा आज का वो निर्भर जो करता है, किस तरीके से आप आज के चुनाव का विश्लेषण करेंगे? देखिए, अगर तो हम परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी ज्यादा परसेंटेज होती है तब ये माना जाता है कि बदलाव की परिस्थिति है।
तो जब परसेंटेज, और इस बार की जो परसेंटेज है वो पिछली बार से भी कम है, तो उस स्थिति में ये माना जाता है कि जो है लगभग वैसा जैसा ही चलेगा। बाकी तो डिपेंड करता है कि हाँ हर अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग उसमें कि कहां पर क्या रहा। तो और अगर मुद्दों की हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस सिर्फ दो ही पार्टियां मैदान में थी, बाकी कोई भी पार्टी कहीं नहीं थी। अगर हम आपकी भी बात करें तो आपका अगर पूरे हिमाचल में 68 की 68 सीटों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 3 या 4 सीट्स ही ऐसी होंगी पूरे हिमाचल की जहां पर वो अपनी जमानत भी बचा पाएंगे, बाकी कहीं पर कोई नहीं है और उनके अलावा कोई भी नहीं। हाँ, इसके अलावा ये जरूर है कि कुछ सीट्स पर 3 या 4 सीट्स ऐसी हैं जहां पर जो अन्य कोई भी, उसमें इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, उसमें किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, जो कि वो जीत कर आ सकते हैं। ये 3 से 4 सीट ऐसी जरूर रहेंगी। बाकी जितना भी है वो एक कड़ा मुकाबला है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी आएगी या क्या आएगा, लेकिन इतना जरूर है कड़ा मुकाबला है। कड़े मुकाबले में आप ये मानकर चलिए कम से कम 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम का मार्जिन होगा हार जीत का, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज्यादा जोर लगाया था। मुद्दे जैसे मर्जी रहे हो, जनता की समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन बहुत सारी चीजों में जनता को वोट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों पार्टियों ने जो जोर लगाया उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए, दोनों ही कामयाब हुए। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जनता से जब बात की गई तो उनका ये साफ कहना था कि जो ओपीएस की बात करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो क्या लगता है ओपीएस के मुद्दे पर क्या यहाँ पर वोट शिफ्टिंग का कुछ हो सकता है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं हो सकता। उसका एक कारण है, वोट ओपीएस के मामले में अगर जो प्रभावित लोग हैं वो 2 लाख 2.25 लाख के करीब है टोटल। अब 2.25 लाख लोग कितने वोटर्स को प्रभावित कर सकते हैं? अगर उनके परिवार की बात करें तो अपने परिवार के वोटर्स को जरूर प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे एकजुट कहीं एक जगह नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। यानी कि हर कंस्टिट्यूएंसी में थोड़े थोड़े वोटर्स हैं वो, और हर कंस्टिट्यूएंसी में वो अपने लेवल पे कितना कुछ कर पाते हैं, वो जो भी कर पाएंगे। तो देखिए ओपीएस वाला जितना भी जा रहा है वो सब कांग्रेस को जा रहा है, ठीक? तो कांग्रेस को जा रहा है तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कितना उसको प्रभावित कर पाता है वो एक अलग मुद्दा है। अब वहां पर जो बागी खड़े हो गए कांग्रेस के या इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, कुछ वो लेकर जा रहे हैं, कई जगह पर रिश्तेदारी है, दूसरी बातें हैं, पुराने लोग हैं। ओपीएस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उनके परिवार में चल रहे हैं, तो वो परिवार साथ नहीं जा पाता। ठीक ये है, एक फर्क है। तो जी ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर फेक सर्वे को सर्कुलेट करने का। संजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। भरत साहनी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? भरत साहनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान जी। जी, अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर फेक सर्वे को सर्कुलेट करने का, ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने फेक सर्वे सर्कुलेट किया और उसके बाद ये बात फैलाई गई है कि कांग्रेस को सीटें कम आ रही हैं। देखिए मुस्कान जी की जो हताश हो, जिनको जनता ने जवाब दे दिया हो चुनावों से 10-15 दिन पहले, वह हताश और परेशान होकर के इस तरह की बातें करेंगे। बीजेपी ने क्यों फेक सर्वे करवाना? बीजेपी तो आज की डेट में मैं आज बता रहा हूँ कि जो आज वोटिंग हुई है उसके अंदर पूरा बढ़ चढ़ करके लोगों ने उत्साह से वोट किए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ने बहुत बढ़िया काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में किया। ये तो बौखलाहट है कांग्रेस नेताओं की जो ये इस तरह की बातें प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई फेक सर्वे जारी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है इस तरह के फेक सर्वे जारी करने के। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता खड़ी है और 8 तारीख का दिन होगा
और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता के अंदर वापसी करेगी और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ हम वापसी करने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुस्कान जी, ठीक है। संजीव गांधी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। पदम जी, जिस तरीके से एक आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है फेक सर्वे को सर्कुलेट करने का, अब बीजेपी तो पूरे ये कह रही है साफ तरीके से कि हमने कोई फेक सर्वे सर्कुलेट नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग तक गए हैं राजीव शुक्ला और उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये साफ कहा गया है कि कांग्रेस की सीटें कम है और बीजेपी की ज्यादा है। देखिए, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि चुनाव आयोग में शिकायत गई है तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करेगा और जहां कहीं से भी आएगा, कोई बीजेपी कहे या ना कहे, किसी एक व्यक्ति विशेष ने कैसे उसको किया है, तो वो तो अपने आप आईपी एड्रेस टेक्निकल, आजकल तो जमाना ही इस तरह का है, तो ये सारा जांच का विषय है और जांच में सब सामने आ जाएगा। इसलिए इसमें ना किसी को हम क्लीन चिट दे सकते हैं और ना ये कह सकते कि किसी ने कुछ किया होगा ऐसा। जी मुस्कान। ठीक है। भरत सानू जी, जिस तरीके से मैनिफेस्टो की अगर बात कर ले तो मैनिफेस्टो में कई ऐसे मुद्दे रखे हैं जिनको प्रभावित करने की कोशिश की गई है जनता को। जिन मुद्दों से, उन मुद्दों में एक कॉमन सिविल कोड भी मुद्दा रहा जिससे जनता कुछ ना कुछ प्रभावित रही है। इसको किस तरीके से, अगर सत्ता में एक बार फिर से आती है बीजेपी और जो आपने कहा कि हम इस बार राज बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे, जो बात अगर ये होती है तो किस तरीके से आप ये तमाम कार्य करेंगे? देखिए, जो मैनिफेस्टो हमने जारी किया समझ करके और कैलकुलेटिव वे में जारी किया गया, हमने कांग्रेस की तरह कोई झूठ का मैनिफेस्टो नहीं छापा मुस्कान जी। हमने जनता के पास कोई धोखे वाली चीजें नहीं की। हमने जनता के पास जो भी परोसा है, चाहे पिछली सरकार में हो या इस बार, हमने सोच समझ के कैलकुलेट कर करके उसको डाला है। कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता में आने के लिए, उनको पता था हम सत्ता में आने वाले हैं नहीं, उन्होंने सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा छाप दिया जिसके लिए उसको बजट भी नहीं है, उनके पास ब्लूप्रिंट भी नहीं है। वो बगैर ब्लूप्रिंट के और बगैर बजट के कोरी घोषणाएं उन्होंने 10 गारंटियां गिना दी हैं, जो गारंटियां मुझे लगता है कि वो कभी जीवन में पूरी कर भी नहीं पाएंगे, ना ही वो सत्ता में आने वाले हैं, ना ही वो पूर्ण करने पाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का ये दावा है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने भी उठाए हैं, और अगर नौकरियों की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना था कि जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का वो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया गया है कांग्रेस का। देखिए मुस्कान जी, हमने पिछली बार मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हमने 1 लाख से ज्यादा दी हैं, जिसमें 10 से 15 हजार पक्की नौकरियां दी हैं। बाकी हमने आउटसोर्सिंग और जो हमारी प्राइवेट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट मीट थी, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ, उसके माध्यम से जो नौकरियों में प्राइवेट सेक्टर में लोग लगे, उस हिसाब से हमने 1 से 1.5 लाख तक की नौकरियां जनरेट करने की कोशिश की, जो कि हमारी मैनिफेस्टो से ज्यादा है। अगर हमने इस बार 5 लाख नौकरियां जनरेट करने की बात की है तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास विजन है, हमारे केंद्र के पास विजन है, हमारे नेताओं के पास विजन है, हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। जिस हिसाब से बात से इन्वेस्टमेंट लानी है, फिर दोबारा से हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार है, उसके साथ हम सारी वर्कम जॉब्स को इन्वेस्ट ला करके क्रिएट करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस से प्रवक्ता संजय गांधी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, फिलहाल जिस तरीके से सवाल मेरा यही रहेगा आपसे, क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है बीजेपी पर फेक सर्वे को सर्कुलेट करने का। बिल्कुल ठीक, सही बात है। हेलो जी। हाँ, देखिए, इस तरह के जो सर्वे हैं वो ख्याल है बिल्कुल गलत है और ये कंडेम होनी चाहिए। और जिस तरह से जो है वो चुनाव रिजल्ट नतीजों से पहले ही अभी जो है वो चुनाव हुए भी नहीं है, अभी पोलिंग भी नहीं हुई है, और इस तरह से जो है वो कुछ एक जो है चैनल वो शेयर कर रहे हैं फिगर्स, तो वो सब गलत है और ये बिल्कुल कंडेम होने चाहिए और इनसे कड़ी से कड़ी निंदा की जाती है और इनसे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने कोई सर्वे है, हमें करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो सरकार आ रही है, वो तो साफ कह रहे हैं ना। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। आज का जो रुझान है वो बहुत क्लियर है, ये सब कांग्रेस के पक्ष में है सारा माहौल। आप देखिए, मुद्दे इतने स्ट्रांग है, जनता त्रस्त है, कोई ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आता कि बीजेपी ये कहे कि जी हमारे फेवर में जो है वो वोटिंग हुई है।
क्योंकि हर वर्ग, हर सोसाइटी में सेक्शन, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है इनका मैनिफेस्टो से शुरू हो जाइए सब कुछ लेके, ऐसी कोई बात कहने की नहीं है। जो भी बातें मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कही हैं वो बातें हैं जो ऑलरेडी जिनके जो विफल हो गए, जिनको वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। और 5 सालों में वो जो चीजें नहीं कर पाए वो अगले 5 सालों में किस तरह से कर पाएंगे? इस तरह का कोई रोड मैप, इस तरह का कोई भी कन्विंसिंग तर्क जो है वो बीजेपी ने नहीं दिया है, सवाए इसके कि आनंद फानंद में एक मैनिफेस्टो रिलीज करने की बात कही है। आप देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये मीटिंग है जिन पे फोकस होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं टूरिज्म पे आता हूँ, पर्यटन पे। हमारे यहाँ पोस्ट कोविड पर्यटन में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई और पूरा जो है इकोनॉमी बैठ गई पर्यटन की, और बीजेपी के राज में इस तरह का कोई भी नहीं था सपोर्ट, इस तरह का कोई भी फोकस प्रायोरिटी टूरिज्म पे नहीं थी। अब शायद जो अगला चुनावी मैनिफेस्टो लेके आएंगे उसमें ये टूरिज्म की बात कहेंगे, लेकिन उसमें भी देखिए इनका बिल्कुल, इन्होंने पूरे मैनिफेस्टो में टूरिज्म का, पर्यटन का नाम तक नहीं लिया है, जबकि ये स्टेट हमारी टूरिज्म डोमिनेटिंग स्टेट है। और मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने मंच से भी ये बात कही कि मैं बधाई देता हूँ टीम को जिन्होंने ये घोषणा पत्र बनाया है, लेकिन वो घोषणा पत्र बनाने वाली टीम को एक्चुअली इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हिमाचल की जनता क्या चाहती है, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या कंसर्न हैं। भरत साहनी जी, जवाब चाहूंगी मैं आपसे। देखिए, जिस तरह से हमारे बड़े भाई संजीव गांधी जी बता रहे थे कि हमने कोई भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे निकाला है, या हमें कोई सर्वे निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। झूठ का मैनिफेस्टो लोगों को समझ आया, कांग्रेस का लोगों के बीच में उत्साह था भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का, ये हमने भी नोटिस किया है आज। और ये जिस तरह से कह रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया, कोरोना काल के बाद हिमाचल प्रदेश की जो इंक्रीजमेंट हुई है, आपका इन्वेस्टमेंट और अपना इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट के अंदर, और साथ में जो अर्निंग हुई है वो तो टूरिज्म से हुई है। अगर जयराम सरकार ने, हमारी सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया होता तो टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिस्ट क्यों होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना के बाद? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 2, हमारे शिवधाम का जो मंडी के अंदर 3 प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो है टूरिज्म के लिए लिया जा रहा है। तो उसके अंदर हमारे मैनिफेस्टो के अंदर उसके अंदर बजट दिया गया है, हमारे मंदिरों के लिए बजट दिया गया है, हमारे और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए बजट दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि संजीव जी जब भी कोई डिबेट में आए तो जरा पढ़ करके आए दूसरों का मैनिफेस्टो भी, कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अटल टनल हमारी सरकार ने उसको खुलवाया, उसको शुरू करवाया, उसे खत्म करवाया। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि टूरिज्म के लिए पैसा नहीं है, भैया हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे मैनिफेस्टो में है, हम सब वर्गों को, सब स्थानों को देखकर इक्वल वहां पर बजट दे रहे हैं और मैनिफेस्टो के अंदर स्थान भी दिया गया। लेकिन अगर पर्यटन की आप बात करें, पर्यटन से ही अगर इतना राजस्व आया होता सरकार को, तो मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश पर इतना कर्ज होता। फिर देखिए, कर्ज तो जो आप कर्ज की बात कर रही हैं वो विरासत में दिया हुआ कर्ज है। तो पूर्व में रही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सरकार, कांग्रेस की सरकार में कितना कर्ज मिला था आपको? कितना कर्ज था जब कांग्रेस की सरकार गई, आपकी सरकार आई 2017 में, कितना कर्ज था हिमाचल प्रदेश पर? 70,000 करोड़ रुपया इनका विरासत से दिया हुआ कर्ज हमें छोड़ करके देके गए थे ये पिछली सरकार के अंदर। 70,000 तो आज ही नहीं है। बिल्कुल मैडम, 70,000 करोड़। उसके बाद इनकी आर्थिक हालत हमारी जो है केंद्र सरकार ने सुधारी है, जो हम केंद्र से कई बार किस्से लेकर के आए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी सहायता की है। अदरवाइज 70,000 करोड़ का आंकड़ा अगर आप गूगल पे जाएंगे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है पदम जी, अगर बात जिस तरीके से चली है हिमाचल प्रदेश पर कर्ज की, तो साहनी साहब कह रहे हैं कि जब वीरभद्र की सरकार थी उस समय में लगभग 70,000 करोड़ का कर्ज जो है वो छोड़ कर गए हैं। आज के समय में 64,000 से ज्यादा करोड़ का जो कर्ज है वो हिमाचल प्रदेश पर है। अगर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता तो मुझे लगता है कि चलिए 70 करोड़ भी छोड़कर गए हैं तो ये कर्ज कम से कम कुछ कम होना चाहिए था। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कर्ज की, वो तो ये कि जो 2 साल कोरोना में गए उसमें तो लाभ कहीं भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ सब। और जो संजीव गांधी जी पर्यटन की बात कर रहे हैं कि उसमें नहीं मिला, तो वो शायद उसी वक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में जितना लॉस हुआ है टूरिज्म को उतना कभी भी नहीं हुआ उनको उससे पहले। अब
टूरिज्म उठ रहा है, चल रहा है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन एक जो और दिक्कत है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म जिस वजह से नहीं इतना पनप पा रहा, वो ये है कि जो कनेक्टिविटी है, जो रोड कंडीशंस हैं, बाकी जो कनेक्टिविटी है, उसमें हम काफी पिछड़े हुए हैं, उसमें लैग करते हैं। तो इस वजह से जो टूरिस्ट एक बार आता है वो दोबारा उसी जगह पर नहीं आता। बिल्कुल। आप कहीं का भी देख लीजिए, शिमला आता है, एक बार घूम जाएगा, शिमला में एक बार जरूर आएगा, क्रेज है, सबको क्रेज है, लेकिन वो दूसरी बार आने के लिए कतराता है, दूसरी जगह चला जाएगा, वो मनाली चला जाएगा। लेकिन मनाली वो बार बार आना चाहता है, लेकिन कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। शिमला में हमारी फ्लाइट्स अब शुरू हुई हैं कुछ समय पहले, जबकि वो पिछले कोरोना के बाद से लेकर अभी तक बिल्कुल बंद थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, हम खाली टूरिस्ट को ये ना देखें कि ठीक है हमारे एक होटल में 10 कमरे हो, 10 कमरों में से 8 लग रही है तो हमारा टूरिज्म चल पड़ा, वो नहीं है। हम ओवरऑल टूरिज्म की बात करते हैं। अगर हिमाचल की बात करते हैं, जिस हिमाचल में देखिए शुरू से अगर हम बात करें, जब से हिमाचल बना है, देवभूमि के लिए हिमाचल जाना जाता है। यहाँ पर शक्तिपीठ है, यहाँ पर सिद्धपीठ है, यहाँ पर वो सारी चीजें। लेकिन हमने उस टूरिज्म को, शक्तिपीठ वाले टूरिज्म को हम कभी डेवलप कर ही नहीं पाए। किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। कोई भी सिस्टम उसको डेवलप कर ही नहीं पाया आज तक। हम वो कनेक्टिविटी, हम वो सारी शक्तिपीठों के बीच में दे ही नहीं पाए। हम वहां पर वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज थी वो हम दे ही नहीं पाए। कोई भी सरकार नहीं दे पाई। एक की बात नहीं है। दूसरा बात आती है अब टूरिज्म की। टूरिज्म भी तब से लेकर आज तक चल रहा है। मैंने पिछली बार भी आपसे बात करी थी कि जब हम मनाली को जाते हैं तो पंडोह से लेकर 70 किलोमीटर का हमारे पास रिवर बैंक है, लेकिन कभी हम उसको टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप कर ही नहीं पाए। आज तक हम रोडू की चांशल वैली को डेवलप ही नहीं कर पाए। हम मनाली में स्की विलेज की बात कर तक डेवलप ही नहीं हुआ। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हमारी शिमला शहर की बात करते हैं, खाली शिमला शहर के अंदर वहां पर जब रोपवे की बात है, वो आप वो देखिए, आप पुरानी चीजें देखिए। हम 92 से 94 से उस चीज पर लगे हुए हैं कि रोपवे लगेगा। कभी हम उसको तारा देवी से करते हैं कि वहां से जाखू टेम्पल के लिए लगेगा, कभी हम लक्कड़ बाजार से करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कभी हो ही नहीं पाया। गैंगटॉक की तरह क्यों नहीं हम पूरा इस तरह से कर पाए कि हाँ वो एरिया डेवलप हो, रोपवे में इस तरह से पूरा एक एरियर व्यू मिले। हम टूरिज्म में बहुत लैग करते हैं इस मामले में, और उसमें सरकारें जिस मर्जी की रही हो, सिस्टम में जो मर्जी रहा हो, लेकिन ये प्रॉब्लम रही है और आज भी ये चीज है, बरकरार है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बाद ये चीज आई थी कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में अगर 2-3 होटल्स को छोड़ दिया जाए, कोई भी बड़े लेवल की, कॉर्पोरेट लेवल की कॉन्फ्रेंस करने के लिए हमारे पास कोई हॉल ही नहीं है। CII की तरफ से ये बात आई थी कि हमारे लेवल का हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करते हैं हिमाचल में, हमारे पास वो इंफ्रा ही नहीं, वो हॉल ही नहीं किसी भी होटल में। ठीक है संजीव गांधी जी, अभी जिस तरीके से बात कर्ज की चली है, तो साहनी साहब का कहना है कि लगभग वीरभद्र सरकार में 70,000 करोड़ का कर्ज जो है वो बकाया छोड़कर गई थी कांग्रेस की सरकार, और ये चुकता करते करते ही आज हिमाचल प्रदेश पर इतना कर्ज है। दुख है इस बात का कि फिगर्स बिल्कुल ही जो है वो नॉलेज नहीं है फिगर्स की। मैं इनको बताना चाहूंगा कि देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश में जयराम गवर्नमेंट ने ये पब्लिश करी हैं फिगर्स कि 81% डिप टूरिज्म में हो गया है, 1500 करोड़ का लॉस टूरिज्म ने किया है। पहले तो मैं ये बात टूरिज्म की करना चाहूंगा, फिर मैं दूसरी फिगर्स पे भी आता हूँ। और ये माना है, इन्होंने पब्लिश करी हैं फिगर्स, नहीं तो ये क्रॉस चेक कर लें जाके कि इतना ये नुकसान टूरिज्म में हो गया है, और उसके बाद उसकी भरपाई की कोई बात नहीं की गई कहीं भी। जब टूरिज्म के लोग जाके मिलते हैं तो इनका वही जवाब है जैसे कि ये कर्मचारियों को कहते हैं कि अगर पेंशन चाहिए है तो ऐसा कीजिए कि अपना नौकरी छोड़िए, इलेक्शन लड़िए, MLA बनिए और पेंशन लीजिए। ऐसा ही जवाब इन्होंने जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म के लोगों से भी कहा कि मेरे को आप ही को नहीं देखना है, मुझे सारा प्रदेश देखना है। तो
ये चीज बहुत क्लियर है कि इनको मालूम नहीं है कि जनता क्या चाहती है, कौन से मुद्दे हैं जो जनता के कंसर्न हैं, तो इलेक्शन कहां से जीतेंगे ये लोग। इन्होंने पूरे मैनिफेस्टो में, जहां इतना बड़ा नुकसान हो गया, किसी यूनिट में कोई टर्नओवर नहीं है, कि कोई कहीं पे जनरेशन नहीं है हो रही है इकोनॉमी की, और एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बैठ गई है टूरिज्म की वजह से। लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं कि जी हमें टूरिज्म में बताइए, कुछ सपोर्ट कीजिए। एक पैसे की सपोर्ट इन्होंने, यूनिट्स एनपीए हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस इन्होंने बंद होटलों के ले लिए, सारे लाइसेंस रिन्यू दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले मैनिफेस्टो में भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी किसी तरह का जिक्र, पूरा मैनिफेस्टो उठा के देखिए, पूरे मैनिफेस्टो में ये पर्यटन टूरिज्म का टी और पी तक नहीं मेंशन कर पाए। ये तो हो गई बात टूरिज्म की। अब आइए कर्ज की फिगर्स पे, वो भी मेरा ख्याल इनको और स्टडी करने की जरूरत है और समझना पड़ेगा कि जो कर्ज की फिगर्स हैं वो रियलिटी में क्या है। 40,000 करोड़ पे जो है वो फिगर इनको दी थी, जो वो 76 पे आ गई है। ये रियलिटी है, नहीं तो ये जाके क्रॉस चेक कर रहे हैं फिगर्स को। ठीक है। तो आप मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मुद्दा, कोई भी वर्ग, कोई भी सोसाइटी का सेक्शन उठाइए, कर्मचारी ओपीएस से परेशान है, पूरी देर धरने में रहे, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरह से जो इनको सपोर्ट करेंगे, और कैसे ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। बागवानों की बात हो गई, एप्पल ग्रोवर्स की बात होगी, वो अडानी और वो लोग तय कर रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी 18% से अब इन्होंने कहा हम 12% कर देंगे मैनिफेस्टो में। वो लोग परेशान हैं। आप गृहिणियों की बात, महंगाई की बात हो गई। आप देखिए कि उस पे आ जाइए आप, बेरोजगारी पे 14 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हैं। 64,000 पद खाली रह गए इनके राज में, 5 साल के राज में, और मोदी जी यहाँ आके कहते हैं कि हम 8 लाख जो है वो नौकरियां देंगे। अरे भाई, 5 सालों में 64,000 नौकरियां तो आप दे नहीं पाए, अगले 5 सालों में कहां से ले आओगे 8 लाख? ये सब जो है वो कोई तर्क की बातें नहीं है। और आ जाइए, जितने जितने मैं मुद्दे उठाता जाता हूं, किसी भी मुद्दे पे कोई तर्क नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ ये मैनिफेस्टो देने की बात कही है, किसी भी चीज में कोई तर्क नहीं है। आप महंगाई पे चले जाइए। संजीव गांधी जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं, एक बात आपको बताना चाहूंगी। जिस तरीके से ये नौकरियों की बात आपने कही, 8 लाख नौकरियों की, सीएम जयराम ठाकुर से जब हमारी खुद की टीम ने बातचीत की, उन्होंने एक बात कही कि हमने ये कहा है कि 8 लाख नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे, सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, ये बात कही है उन्होंने। अरे चलिए, कोई बात नहीं है, वो भी छोड़ दीजिए आप। मुझे ये बताइए कि ये किस तरह से कहते हैं अवसर पैदा किए जाएंगे? इनसे जो खाली 64,000 पद है वो क्यों नहीं भरे गए इनसे? तो उसकी क्या बात करते हैं? आप देखिए कितना घोटाले हैं, कितना हालत खराब है। लाखों लोग, बच्चे जिन्होंने जो है अपनी प्रेपरेशन करी, कभी कोई पेपर देखिए इनके राज में, जो भी भर्ती, जो वैकेंसी आती है वो सीधी कोर्ट में चले जाती है। कोई है जवाब इनके पास? जनता सब जानती है, जनता सब समझ चुकी है, और जनता ने जवाब दे दिया है, वो पेटियों में बंद है। अभी आप देखिएगा कि ये जो है कितने इन्होंने लोगों को, बच्चों को, पढ़े लिखे लोगों को इतना परेशान किया है, किसी को कोई नौकरी नहीं दी। चाहे वो जेबीटी की अपॉइंटमेंट्स थी, चाहे वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स की थी, चाहे वो पंप के भर्ती की अपॉइंटमेंट्स थी, पुलिस की, कांस्टेबल, किसी भी कोई भी अपॉइंटमेंट आप उठा लीजिए। उसके बाद ये देखिए क्यों इनको जो है 1 साल 1.5 साल जवाब अब ले लेते हैं आपके तमाम सवालों का। साहनी साहब, राज बदलने की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन ये संजीव गांधी जी पूछ रहे हैं आपसे, 8 लाख नौकरियों के लिए अवसरों की बात आप करें, लेकिन 64,000 जो पद है वो नहीं भरे गए हैं, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। और इसीलिए मैंने आपको 70,000 करोड़ के लिए टोका भी था, क्योंकि मैंने आपसे पहली बार सुना है कि 70,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई है कांग्रेस की सरकार। हालांकि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आज तक जुड़े वो तो 40,000 ही बता रहे हैं। देखिए, मेरे पास अभी आंकड़ा है 17 जनवरी 2017 का, क्योंकि आप भी अभी गूगल कर करके देख सकती हैं तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार का कितना दिखाया जा रहा है। और वो हिंदुस्तान टाइम्स का एक न्यूज़पेपर, उसमें आपको दिखेगा, उनका एक लेख उसमें दिखेगा आपको, जो बिल्कुल जाहिर कर रहा है कि इनका जो कर्ज है उसका इनका 70,000 करोड़ रुपए। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 700 करोड़ रुपए एंड में जाते जाते 6 महीने पहले और लिए गए थे वीरभद्र सरकार द्वारा, वह भी उसमें क्लियर कट दिखा, और वो पढ़ के आए और आप भी पढ़ सकते। नंबर 1। नंबर 2,
जैसे भाई साहब संजीव जी कह रहे थे कि हमने इतनी नौकरियां नहीं दी, हमने पिछली सरकार के अंदर, अभी हमारी जो सरकार चल रही उसके अंदर हमने 10,000 पक्की नौकरियां और 50,000 हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नौकरियां भरी है, और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने नौकरियां दी वो 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने बच्चों को दी है। और वही हमारे जयराम सरकार ने द्वारा कहा है कि हमने मैनिफेस्टो के अंदर अवसर तलाशने की बात की है। इनकी तरह झूठे मैनिफेस्टो छापने की बात नहीं की है। इन्होंने तो बहुत बड़ा झूठ छापा है कि 35 लाख महिलाओं को या 1500 के हिसाब से 2015 में इनकी महिलाएं हमारी 35 लाख हैं, 50,000 करोड़ रुपए साल का कहाँ से देंगे। देखिए, ये भोली वाली जनता को भुगताने के लिए और उनको फुसलाने के लिए इन्होंने झूठ का एक मैनिफेस्टो छापा था। वो जनता को चुनावों से पहले समझ आ गया था। ओपीएस देने वाले लोग ओपीएस देने की बात करते हैं, वो भी कर्मचारियों को समझ आ गया था कि ये इतना फंड लाएंगे कहाँ से। अगर डबल इंजन की सरकार होगी, अगर हमारी केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर रिपीट किया जाएगा, तो लोग भाली भांति जान रहे थे। और वही आज हमें लगता है कि आज जितना लोग आज बड़े उत्साह के साथ वोटिंग में निकले और वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करके आए, ऐसा मेरा मानना है। 8 तारीख को मुस्कान जी आप फिर पुनः डिबेट कीजिएगा और मैं भी वहीं होऊंगा, और संजीव जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना जा रही है। ठीक है पदम जी, हालांकि अब जिस तरीके से राउंड फिगर क्या है ये तो नहीं बताया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं जो भी कर्ज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कनेक्टिविटी की बात आपने जो कही, ये बात वाजिब है कि अगर कोई एक बार आता है, आप मनाली की बात कर लीजिए, मनाली में एक बार अगर वो आता है, उसकी सुंदरता की वजह से वो बेशक दोबारा आना चाहे, लेकिन जो सड़कें हैं उसकी वजह से इंसान दोबारा नहीं आना चाहेगा, चाहे कोई भी हो। दूसरी बार भी आ जाए तो तीसरी बार के लिए तो बिल्कुल क्रॉस लगा देते हैं कि हम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि सड़कें इतनी ज्यादा खराब है, बहुत दुर्गम रास्ते हैं वहां के, और आम जो लोग हैं उनको भी पहाड़ों से चढ़कर जाना पड़ता है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों ही पार्टियों ने बात की है अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन क्या कौन सा मैनिफेस्टो इस समय आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है कनेक्टिविटी के मामले में? हाँ, उस हिसाब से अगर देखें हम तो जो भाजपा का मैनिफेस्टो है वो ज्यादा सही साबित होता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि जब पिछले इलेक्शंस के दौरान गडकरी जी आए थे तो उन्होंने टोटल हिमाचल प्रदेश के 72 के करीब नेशनल हाईवे करवा दिए थे, मतलब 69 नेशनल हाईवे उन्होंने और दिए थे हिमाचल को, जिनमें से बहुत सारे नेशनल हाईवे ऐसे हैं जो उन्होंने जिनकी जो डीपीआर भी बन गई, लेकिन अभी बजट का प्रावधान नहीं हुआ कहीं पर, उसकी और टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स है वो चल रही हैं। तो ये जरूर लगता है कि अगर डबल इंजन वाली सरकार रहती है तो इनके चांसेस बनते हैं। और जब तक ये अच्छा, उसका फर्क आप देखिए, और जनता भी इस चीज को समझती है, जब ये नेशनल हाईवे बन जाता है कोई भी, तो उस सड़क का रख रखाव सब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो फंड। तो आपके एम्प्लॉइज की तनख्वाह भी और आप जो वहां पर मेंटेनेंस होनी है वो भी सारी, उनके बनाने से लेकर मेंटेनेंस सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। हिमाचल प्रदेश के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, उनके हिमाचल के पास कोई इनकम के साधन नहीं है, इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज से ही इतना पैसा कमा ले कि वो ऐसी डेवलपमेंट कर सके। इसलिए उसे बार बार केंद्र की तरफ या तो पैकेज लेने पड़ते हैं या फिर इस तरह की चीजों पर आना पड़ता है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए तो देखिए डबल इंजन वाला बहुत बढ़िया, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस बात की तो पूरे हिंदुस्तान में दाद दी जाती है कि जहां कहीं भी काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, जो गडकरी जी ने काम किया है वैसा आज से पहले ना तो कोई और कर पाया, और पता नहीं आगे भी कोई कर पाएगा या नहीं। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। और दूसरा जो रिसोर्सेज की मैंने बात की, वो हिमाचल में एक और रिसोर्स हमारा है जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिकल का है, उसमें हम अभी काफी पीछे हैं। पीछे इसकी अगर देखा जाए तो हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये कैपेसिटी अभी तक 2020 तक हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। 25,000 मेगावाट की अगर हम बिजली उत्पादन करते हैं, हम दूसरे राज्यों को बेचते हैं और वो करते हैं, तो उससे हमारा राजस्व बहुत बनता है, बढ़ता है। तो उसमें भी अभी हम काफी पिछड़े हुए हैं, लैग कर रहे हैं। वो हमारा पूरी तरह वो सारे प्रोजेक्ट हमारे धरातल पर आए तो उसका फर्क पड़ेगा। और देखिए इस रोड कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा फर्क इन प्रोजेक्ट्स का भी है। आपने किन्नौर में प्रोजेक्ट लगाना है, रामपुर में लगाना है, शिमला में लगाना है, वो मशीनरी सारी सड़क के माध्यम से आनी है, वो सारे बड़े बड़े ट्रॉले आने हैं, तो उनके लिए हमारे पास वो ऐसी सड़कें, वो साधन होना बहुत जरूरी है।
हर जगह हम एयरलिफ्ट करके मशीनरी को नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं होती तब तक हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स भी लटके रहेंगे। बिल्कुल। संजीव जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी साहनी साहब और पदम जी की बातों पर। देखिए, ऐसा है कि दो बातें मैं कहूंगा। पहले तो डबल इंजन की सरकार की बात करूंगा कि डबल इंजन की सरकार का यहाँ कोई हिमाचल में किसी तरह का कोई रिजल्ट देखने को नहीं आया है। हो सकता है कि वो जो एक इंजन है वो दिल्ली की तरफ भाग रहा और एक इंजन शिमला की तरफ भाग रहा है, इसलिए जो है वो डबल इंजन की फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई है। दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज द फैक्ट। और वो इस जनता जो है वो हिमाचल की जनता इस डबल इंजन को वो ये जवाब दे चुकी है कि इंजन डबल तभी होगा जब वो एक साथ एक तरफ फोर्स लगाएगा। यहाँ जो है वो डायरेक्शन डिफरेंट है। ये तो बात है डबल इंजन की। और कहीं कहीं ऐसा भी है, जैसे मैं धर्मशाला से बिलोंग करता हूँ, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इनकी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी में वो अपने हमारे शाह जी आए थे, अमित शाह जी, यहाँ उन्होंने कहा कि 657 करोड़ हमने जो है वो स्मार्ट सिटी धर्मशाला को दिया है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी धर्मशाला के पास 657 करोड़ बताने कोई नहीं है कि वो कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, क्या किया। यहाँ सड़कें देखें, यहाँ गड्ढे देखें और यहाँ कनेक्टिविटी देखें, किसी चीज पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो वो तो बात डबल इंजन सरकार की। ट्रिपल इंजन सरकार बिल्कुल फेल है, उसकी कोई किसी तरह की प्रोग्रेस किसी एरिया में नहीं दिखती है। अब आ जाइए आप नेशनल हाईवे की बात इन्होंने कही। पिछले 5 सालों में आप देखिए वो पठानकोट से शिमला वाला जो है नूरपुर, जसूर, कांगड़ा होके, तेरा होके उसको जाना है, हमीरपुर होके उस नेशनल हाईवे को। 5 सालों में आप इनसे पूछिए कि कितने धरने उस नेशनल हाईवे के बनने पे हुए हैं, स्टेट हाईवे बनने पे हुए हैं, क्योंकि किसी को कोई कंपनसेशन नहीं है टाइम पे, कोई जमीनों का क्लैरिटी नहीं है कहाँ होनी है, वो सब वैसे ही चली हुई है। तो ये डबल इंजन की सरकार कहने की बातें हैं, रियलिटी धरातल में और है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, फोकस नहीं रहा हिमाचल में बिल्कुल भी। किसी तरह का जितनी भी विजिट्स नहीं है, सेंटर के नेता जितने आए हैं, जब आए हैं, किसी ने किसी तरह की कोई घोषणा, किसी तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ नहीं किया है। सो वो एक बड़ा संकेत है कि वो डबल इंजन की सरकार डिफरेंट डायरेक्शन में चलती रही है, इसलिए इस तरह के रिजल्ट नहीं आ पाए। ठीक है साहनी साहब, रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ पाए हैं। जो पैसे जो कह सकते हैं कि एक राशि जो दी जाती है प्रोत्साहन के तौर पर मान लीजिए, या फिर राजस्व मान लीजिए, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो पैसे नहीं पता कहां लगे हैं, ये कह रहे हैं। धर्मशाला की बात कर रहे हैं संजय जी। देखिए, जिस तरह की बात संजीव जी कर रहे हैं, मैं भी आपको नगर निगम सोलन के बारे में कांग्रेस का एक झूठ जाहिर करना चाहता हूँ। इन्होंने पिछले नगर निगम चुनावों में हिमाचल के अंदर बहुत बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया, जिसके चेयरमैन अभी के वर्तमान कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के धनीराम शालिन जी हैं, राजेंद्र राणा जी हैं। उन्होंने यहाँ लिखा हम पानी मुफ्त देंगे, इन्होंने कहा हम कूड़ा मुफ्त देंगे, हमने कहा कि हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे रेंट अपना टैक्सेस कम कर देंगे। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। पूछिए पदम जी, आप बैठे, ये भी सोलन से संबंधित रहते हैं, इन्हें भी पूरी जानकारी है। ये तो खुद झूठ के पुलिंदे जाहिर करने वाले लोग, खुद झूठ के पुलिंदे छापने वाले लोग। तभी तो मैंने आपको कहा कि ये लड़ाई सत्य और झूठ की थी, ये चुनाव सत्य और झूठ के था। इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, ब्लू प्रिंट इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है नहीं। हमारे पास डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब हिमाचल में आती है तो 9 मेडिकल कॉलेज देके जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल में आते हैं तो वंदे मातरम ट्रेन देके जाते हैं, वर्ल्ड ड्रग पार्क देके जाते हैं, एम्स देके जाते हैं। उसके अलावा इस कोरोना काल के अंदर पूरे विश्व के अंदर हिमाचल प्रथम आया टीकाकरण के अंदर। उसके बाद यहाँ वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिटी स्कैन की मशीनें इंस्टॉल की जाती है। क्या ये पैसा सेंटर से नहीं आया? क्या ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नहीं किया? जिन लोगों ने सच में ही अपने पिछली के लगा रखे हों, उन्हें हिमाचल प्रदेश और भारतवर्ष के अंदर कहीं भी विकास कार्य नहीं नजर आएगा। मेरा ऐसा मानना है मुस्कान जी, इन्हें कभी विकास नजर नहीं आएगा। जिन लोगों ने 2014 से पहले यूपीए सरकार के अंदर पूरे देश को खा करके खत्म कर दिया हो, उन लोगों का, ये आप कर्ज की बात कर रहे थे, तो सारा कर्ज इनका देन है। पूरे विश्व का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो देन है वह कांग्रेस की देन है, क्योंकि इनका एक एक नेता भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया जाता था। 2014 के बाद से जब
आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, मैं पूछना चाहता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, पूरे देश की जनता से, एक भी हमारा ऐसा मंत्री बताइए जो केंद्र का हो या प्रदेश का हो जो चार्ज शीटेड हुआ हो। इनके पूछ के अंदर नेता सारे के सारे भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए जाते हैं। ठीक है पदम जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी इस मसले पर। जिस तरीके से बागियों की अगर बात कर लें, इस बार हिमाचल का जो चुनाव है, जो सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा वो इसी में रहा कि 21 बागी जो है वो बीजेपी से हैं मैदान में और 7 बागी कांग्रेस से मैदान में है। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी से इतने ज्यादा बागी मैदान में हो, लेकिन टिकट कटने के बाद लगातार वो मैदान में उतरते गए। 21 की ये जो संख्या है, 21 का ये जो नंबर है, क्या वो यहाँ पर समीकरण बदलता नजर आएगा चुनावों में? क्या लगता है आपको आज के जो पूरे चुनाव हुए, किस तरीके से आपने देखा तमाम चीजों को? हाँ देखिए, फर्क तो उससे पड़ता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 पार्टी सिस्टम हमेशा से रहा है। यहाँ पर तीसरी पार्टी को कभी स्थान नहीं मिला, और जो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ वो चाहे किसी पार्टी का रहा हो, वो बहुत कम, मतलब बागी होकर तो नहीं जीत पाया। कोई कुदरती है कि रेयर केस में कोई 1-2 ऐसे निकले होंगे, अदरवाइज नहीं निकल पाए कोई, क्योंकि जनता साथ नहीं देती। दूसरा, दोनों ही पार्टी से जो अपना कैडर है वो साथ नहीं जाता। पुराने लोग कहीं पर भी किसी भी पार्टी के साथ अगर वो जाते हैं तो बहुत कम जाते हैं, संगठन बिल्कुल नहीं जाता, तो उसका फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। इंडिपेंडेंटली अकेला व्यक्ति कितना अपना वोट ले जा सकता है सिर्फ उस पर निर्भर करता है, और वो भी उसने जब काम किया है पिछला, और वो अगली बात करता है कि मैंने पहले ये किया है, आगे मैं ये काम करूंगा, तो जनता ये देखती है कि भैया पहले जो काम किया तब तो ये किसी पार्टी के साथ था, उस पार्टी में विधायक था या उसमें मंत्री था या उसका पदाधिकारी था, अब आगे करेगा तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, किसी पार्टी के साथ नहीं है। आने वाली कौन सी पार्टी को कब ज्वाइन कर जाएगा नहीं पता, तो इस दुविधा में जनता रहती है और उस वजह से वो उसका साथ नहीं दे पाती। बहुत कम ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि 3 से 5 लोग 6 लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट आ सकते हैं। ये कैलकुलेशन जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन के समय जरूर की थी, और करने के साथ वो ये मानकर चले थे। मैं आज इस बात को ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, पर मैं इतना मानता हूँ, जितना मेरे को अंदर का सिस्टम इनका मैंने समझा है, उतना मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये मानकर चले थे कि हम पहले अगर 44-45 सीटों पर थे और साथ हमारे साथ जुड़े, हम 48 तक की हमारी अभी पहुंच है या 50 की पहुंच है। अगर हमारा ये बगावत भी होती है, 10 सीट कम भी अगर हम रहते हैं तो भी हम 40 पर तो रहेंगे ही रहेंगे, और कम हो जाते हैं 35 पे तो कहीं नहीं गए। तो वो अपनी इस फिगर को लेकर चले थे कि अब हमने 35 को 40 में कन्वर्ट करना है, भले ही हम 50 ना जाए। ये ठीक है पदम जी, ठीक है पदम जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम 412 जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला जो है वो जनता ने कर दिया है और ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल में इस बार क्या वाकई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हर बार की तरह रिवाज जो है वो रिवाज चलता आएगा या फिर इस बार राज बदलने जा रहा है। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।